अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा नगीन और आप देख रहे हैं HSC वेब टीवी। जामिया गुजरात मरकज़ उलूम बलागियात के टीवी स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है मादरी ज़ुबान और उसकी अहमियत। मादरी ज़ुबान उस खित्ते में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है। वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं, उनके बोलने की बोल चाल कैसी है, वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग कि वो किस खित्ते से हैं, वो किस ज़मीन से हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि मादरी ज़ुबान है क्या, उसकी अहमियत क्या है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। इनका ताल्लुक जामिया गुजरात से है और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एज अ लेक्चरार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। PhD इन्होंने लिसानियत में की है और स्पेशलाइजेशन वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। हम बात कर रहे हैं ज़ुबान की। ज़ुबान क्या है, उसकी अहमियत क्या है। हमने अगर किसी से बात करनी है, उस तक अपने जज्बात पहुंचाने हैं, अपने ख्यालात पहुंचाने हैं, तो हम ज़ुबान के ज़रिए ज़ुबान का टूल इस्तेमाल कर कर उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो सर, सबसे पहले बताइएगा कि ज़ुबान क्या है और उसकी अहमियत क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने ख़यालात के इज़हार के लिए आपने मौका दिया। मैं CMC सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की जानिब से जो मुझे ये मौका दिया गया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे जो डॉक्टर ज़ाहिर यूसुफ़ साहब हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमेशा वो हमारे साथ वो होते हैं, तो मैं उनका भी भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक है, तो ये एक इंसानी खासा है। हम्म, अगर हम ज़ुबान की हकीकत को जानना चाहें, तो ये उसी पैरामीटर में की जाएगी जिस तरह से हम एक आम चीज़ की किसी हकीकत को जानते हैं। इसकी हकीकत को जानने के लिए 4 चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है। किसी भी चीज़ की हकीकत को जानने के लिए हम 4 चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ कि उसका बैकग्राउंड क्या है, दूसरी चीज़ उसका मटीरियल क्या है, तीसरी चीज़ उसकी फॉर्म क्या है और चौथी चीज़ उसका पर्पस क्या है। ठीक। यहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक है, तो ये एक इंसानी खासा है जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया है बहैसियत इंसान, जो हमें दूसरी मखलूक से या मखलूक़ात से हमें मुख्तलिफ बनाता है। अ, इसकी हवाले से मुख्तलिफ थेरीज़ हैं कि ज़ुबान जो है वो उसका बैकग्राउंड किस हवाले से किस तरह से है, ज़ुबान कहाँ से आई, इंसान ने कहाँ से ज़ुबान सीखना शुरू की। तो उसके हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कुछ मज़हबी नज़रियात भी हैं, कुछ दूसरे जो है वो नज़रियात मौजूद हैं, जिसमें चंद एक जो हैं ये कि इंसान ने जब आवाज़ें सुनी हैं मुख्तलिफ मखलूक़ात की, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान में उन आवाज़ों को जोड़ना शुरू किया और वो एक ज़ुबान की सूरत इख्तियार कर गए। ये एक तरह के नज़रियात हैं। मज़हबी हवाले से बात करें तो ये डायरेक्ट फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो है वो जी। खूबी इंसान को अता की है। तो ये तो खैर इसका बैकग्राउंड है और ये कि इंसानी खासा है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास मौजूद है और ये वो चीज़ है जो हमें दूसरी चीज़ों से, दूसरी मखलूक़ात से मुख्तलिफ बनाता है। अब आती है बात लिंग्विस्टिक्स के उस्ताद की हैसियत से कि इसका मटीरियल क्या है, जी। ज़ुबान किस चीज़ की बनी होती है। तो अगर देखें मटीरियल मादे को कहते हैं, तो ज़ुबान का मादा बेसिकली आवाज़ है जो कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। जी। हमारे वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं और आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बेसिक यूनिट जो है वो ज़ुबान का वो तो आवाज़ ही है, साउंड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि इन साउंड्स को इंसान जोड़ता है एक ख़ास अंदाज से, हर ज़ुबान के अंदर वो एक ख़ास अंदाज से जोड़ के इनके अल्फाज बनाता है। वो अल्फाज जो है वो फिर बड़े यूनिट पे जाके फ्रेजेस और जुमलात या फ़िक्रों का जी। की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये इसका मटीरियल हो गया और मैंने साथ फॉर्म भी इसकी एक्सप्लेन कर दी कि जब वो साउंड का मटीरियल आपस में वो हम उसको जोड़ते हैं ख़ास तरतीब के साथ, तो वो फॉर्म्स इख्तियार करता है जी। अल्फाज की, ठीक है, अबारात की, जी। फ़िक्रों की, जी। पैराग्राफ जो भी है हम डिस्कोर्स बना लेते हैं उससे। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में लेकिन बेसिक यूनिट ऑफ फॉर्म जो है वो फिर अल्फाज रह जाते हैं कि जी। अल्फाज जो है वो फॉर्म एक ऐसी इख्तियार करते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई मानी ज़रूर होते होते हैं। हैं। तो सर, अब चौथी चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ठीक वो है। है इसका पर्पस। सही है। फिर हम इसको इन चारों चीज़ों को जोड़ेंगे और ज़ुबान की तारीफ़ करेंगे। हम्म, मकसद, जिस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मैं माइकल हैलिडे से लूँगा कि वो इसके फंक्शंस की बात करता है कि ठीक हम है। लैंग्वेज की मदद से
वर्ल्ड को कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि ओके। ज़ुबान हमें दुनिया का तसव्वुर फराहम करती है। सही। नंबर 2, ज़ुबान हमें आपस में अबलाग करने के काबिल बनाती है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़, ज़ुबान हमें तख्लीकी सलाहियत देती है। जी। तो अगर हम इन सारी चारों चीज़ों को जोड़ें तो ज़ुबान क्या है? ये आवाज़ों का एक ऐसे मजमूए का नाम है जो इंसानी खासा है जी। और जो हमें दुनिया के बारे में तसव्वुरात कायम करने, और दुनिया आपस के में साथ कनेक्ट अबलाग करने करने का। और खुद से को तख्लीकी काम करने जी। के काबिल बनाती है। बिल्कुल। सर, हमने ये बात कर ली ज़ुबान की, अब हमारा जो आज का मौजू है मादरी ज़ुबान, तो इस हवाले से बताइएगा कि मादरी ज़ुबान से क्या मुराद है? जी, मादरी ज़ुबान, इसको हम अंग्रेज़ी में अगर कहें तो ये फ़र्स्ट लैंग्वेज इसको जी, हम कहते हैं, कि ठीक जो है। इंसान ज़िंदगी में अपनी पहली ज़ुबान सीखता है, जी। उसको हम मादरी ज़ुबान कहते हैं। मादरी का लफ्ज़ इसके साथ इसलिए अटैच किया जाता है कि इंसान चूँकि माँ की गोद से ही वो चीज़ें सीखना शुरू जी। करता है और जी। पहली आवाज़ जो सुनता है वो माँ की ही जी। होती है, तो इसलिए इसके साथ हम मादरी का लफ्ज़ जो है ना वो लगा देते हैं। लेकिन इसको अगर हम जनरलाइज़ करें जी। तो यही होगा कि जो फर्स्ट लैंग्वेज हम सीखते हैं और इसके बाद हम सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज सीखते हैं, वो उस तरह से बनती है। लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो मादरी ज़ुबान होगी। और मादरी ज़ुबान, जैसे आपने तारुफ़ में भी कहा कि ये हमारी शनाख्त का जी, हिस्सा है बिल्कुल। और हमारे अंदर ये रूटेड है बिल्कुल। और हम इसी की वजह से पहचाने जाते हैं। जी। सर, हमने बात कर ली मादरी ज़ुबान की, अब मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है? जिस खिते में रह रहे हैं, उस खिते के बोलने वाले जो लोग हैं, अपनी मादरी ज़ुबान से क्या उनके लिए एक वैल्यू रखती है वो? और उस वैल्यू को उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए? इस बारे में बताइएगा। जी, ये इसके ऊपर बहुत सारे मुबाहिस हैं। जी। जैसे मैंने जब डेफिनेशन की है जी। ज़ुबान की, तो उसके अंदर से अगर देखें कि जब मैं कहता हूँ कि साउंड्स का मजमूआ है, जी। तो हम जब मादरी ज़ुबान की बात करते हैं तो हम वो आवाज़ें अपनी वोकल ऑर्गन्स को ट्रेन करके निकालते हैं जो हमें मादरी ज़ुबान से ही मिलती हैं। हुँ। जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखेंगे तो वो आवाज़ें हम प्रोड्यूस उस तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक। हमें प्रोनाउंसिएशन का मसला रहेगा अगर वो आवाज़ें दूसरे ज़ुबान में हैं लेकिन हमारी ज़ुबान में नहीं है। तो ये एक तो हमारा पहले एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेट कर देती है कि हम कौन सी साउंड्स को प्रोड्यूस करना है। अब उनकी जो अहमियत है उन साउंड्स की, वो क्या है कि वो साउंड्स हमारे माइंड में एक इमेज के तौर पे सेव हो जाती हैं, ठीक। जिनको हम फ़ोनीम कहते हैं। हुँ। ठीक है? और वो जो फ़ोनीम्स हैं उनका भी फिर मीनिंग में कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो अगर ठीक है। हमने, इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी चीज़ के मानी को समझना है जी। तो उसकी सही समझ हमें अपनी ज़ुबान में आएगी, जी। हमें अपनी मादरी ज़ुबान में आएगी। बिल्कुल ऐसे और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो उर्दू समझ सकते हैं, वो ही इस बात को समझ सकेंगे कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अब देखा जाए, हम तो ज़ुबान में ही बात कर रहे हैं, लेकिन किसी और कंट्री के लोग वो हमारी ज़ुबान ही समझ सकेंगे क्योंकि उनको हमारी ज़ुबान का अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा नहीं है। और दूसरा ये है कि जब हम कहते हैं कि ये हमारे अंदर जो जी। है ना वो जी। जज़्ब जी। हो जाती है, तो इट मीन्स कि हमने जो भी इल्म लेना है, वो इल्म हमारा उसी वक़्त होगा जब वो हमारी ज़ुबान में होगा। हम जो दूसरी ज़ुबानों से इल्म जी। लेंगे, जो चीज़ भी हम दूसरी ज़ुबानों से सीखेंगे, वो तब तक हमारा इल्म नहीं होगा जब तक हम उसको अपनी ज़ुबान में नहीं लेके आएँगे। तो ये हमारे अंदर इस तरह से समाई हुई है। बिल्कुल। सर, हम जब किसी की बात करते हैं तो हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो आलमी सतह पर जो दिन मनाया जा रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इस बारे में भी हमें कुछ बताइएगा। हाँ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली हमारे ही खित्ते से जी। ये मुंसलिक है और ये एक बड़ी अलमनाक सी सिचुएशन बिल्कुल। ये बनती है कि किस तरह से तारीख में फ़र्स्ट टाइम जो है वो एक ज़ुबान की खातिर एक जो है ना वो इसके ऊपर नुकसान जो है वो उठाना बिल्कुल। पड़ा है। एक हिस्सा जो है वो हमारा अलहदा हुआ, एक ये भी एक ज़रिया था, एक ये भी एक फैक्टर था उसमें। तो लेकिन बाकी दुनिया जो दिन मना रही है, जी। मैं समझता हूँ कि बाकी दुनिया की निस्बत हमारे लिए ये और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल। हमने ये सोचना है कि क्या हमने उस वाक़या के बाद जी। हमने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं? हुँ। क्या हमने कोई इस हवाले से कोई स्टेप्स लिए हैं? क्या हमने कोई इनसे सीखा है कुछ? ये एक सोचने वाली बातें हैं मादरी ज़ुबान के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जिसमें 70 से ज़्यादा ज़ुबानें जो है जी। वो बोली जाती हैं, 75-74 जितनी भी जी। आप इसमें काउंट कर लें। तो इतने मल्टीलिंगुअल कंट्री के अंदर जिसमें जो है वो लोग बस रहे हैं और उनको आपस में जोड़ कर रखना, तो ज़ुबान एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़रिया हो सकती है। अगर हम लोगों को उनकी ज़ुबान को अहमियत देंगे, जी। तो हम लोगों को एक जगह पे जोड़ के रख सकते हैं। बिल्कुल।
सर आपने यहाँ पे बात की है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 74 या 76 ऑलमोस्ट जो है वो ज़ुबानें बोली जाती हैं। लेकिन ये फैक्टर भी है, वो हमें सब ज़ुबानें सुनाई नहीं देती, बस चंद ज़ुबानें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में हमें सुनने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह है? क्या वो बोलने वाले कम हो गए हैं या फिर उसको तर्क कर रहे हैं अपनी ही मादरी ज़ुबानों को? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने कहा कि आवाज़ का जो मटीरियल है वो साउंड है। जी। अब उस साउंड को हमने वॉइस में बदलना है। जी। तो एक साउंड वॉइस में कैसे बदलेगी? जब उसके अंदर इल्म आ जाएगा, जब बिल्कुल। उसको हम इल्म के साथ अटैच कर देंगे, ठीक। जब हम उसको अपने जो है वो साइंसेस के इल्म के जी। साथ उसको हम जो है वो अटैच करेंगे, हम उसको अपनी किसी सतह पर उसका इस्तेमाल जो है वो बनाएंगे। बिल्कुल। तो इस हवाले से हमें ज़रूरत है कि हमारी जो मादरी ज़बान है, अब मादरी ज़बान को बाहर से आके तो किसी ने उसकी अहमियत को बढ़ाना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मादरी ज़बान बोलने वालों का हक है कि जी। वो उसके अंदर लिटरेचर लेके आएँ, बिल्कुल। उसके अंदर वो मुख्तलिफ ज़बानों से मुख्तलिफ कल्चर्स का लिटरेचर लेके आएँ, बिल्कुल। ताकि वो ज़बान स्टैग्नेंट ना हो, अपनी और जगह पे वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल मुंजमद हो के कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो एक ही ज़रिया होता है कि उसको हमने एनरिच करना है। और ज़ुबान की एनरिचमेंट कैसे होती है? कि हम दूसरी ज़ुबानों से जो इल्म है, वो उस ज़ुबान के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दें। तो मैं बहैसियत तर्जुमे के उस्ताद की यही कहूँगा कि अगर हमने किसी ज़ुबान को बढ़ाना है, मसलन जी। अंग्रेज़ी की आप ज़ुबान देख लें, अंग्रेज़ी ज़ुबान को आप देखें, जी। तो आज जितना भी इल्म प्रोड्यूस हो रहा है, जी। तो हम देखते हैं कि वो अंग्रेज़ी में उसको फ़ौरी तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। हुँ। तो इसलिए वो सर्वाइवल तो है ही है, लेकिन वो दुनिया की तो लैंग्वेज बनी उसको हुई हम है। इंटरनेशनल जी, लैंग्वेज का बिल्कुल दर्जा ऐसे दे ही रहे हैं, है। इसलिए कि उसमें इल्म बहुत ज़्यादा कन्वर्ट किया जाता है। कहीं पे भी दुनिया के खित्ते में इल्म आता है तो वो उसमें आ जाता है। तो एक ज़ुबान के ऊपर फ़ख्र करना एक बात अलग है। फ़ख्र की वजह तलाश करना और उस हुँ। फ़ख्र करने की वजह को प्रोड्यूस करना, ताकि वो बिल्कुल। अगली नस्लों तक वो फ़ख्र मुंतकिल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके अंदर इल्म को लेके आएँ, उसको हम लिटरेचर के साथ अटैच हुँ। करें, उसको हम साइंसी इल्म के साथ अटैच करें। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है अपनी मादरी ज़ुबान। सर आपने बात की है अंग्रेज़ी ज़ुबान की और वो इंटरनेशनली अब बोली जाती है। तो एक ये चीज़ भी है, एक ये फैक्टर भी है, हम लोग अपनी मादरी ज़ुबान की निस्बत उसको तरजीह देते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम उर्दू में बात कर रहे हैं, अगर हम पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो एक सेंस कहा जाता है कि इस तरह से किया जाता है कि अच्छा उर्दू में बात करें, पंजाबी में तो ना बात करें। पंजाबी को एक बिल्कुल ही बैकवर्ड कर दिया गया है। तो इसकी क्या वजह है? हमें क्या करना चाहिए? अब हमें किस तरह से अपनी लैंग्वेज में क्रिएटिविटी करनी चाहिए कि उसकी तरक्की हो? इसमें क्या-क्या फैक्टर्स आ सकते हैं? ये वही जो मैंने अभी बयान किया कि एक तो हमारा एटीट्यूड अपनी ज़ुबान की तरफ जी। कैसे बदलेगा? वो इसीलिए खुद बदलेगा ही ना कि बदले। उसमें हमारे पास रिच लिटरेचर हो। जब लोग उस लिटरेचर को पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस ज़ुबान को फिर चाहेंगे कि हम इसका लिटरेचर बड़ा रिच है, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी ज़ुबानों में। तो लोग हुँ। फिर खुद ब खुद उस ज़ुबान से इल्म लेना चाहेंगे। चाहेंगे। तो लेकिन पहली शर्त ये है कि उस ज़ुबान में भी तो इल्म आए ना, जिसमें वो इल्म प्रोड्यूस होगा। मैंने बिल्कुल। पहले भी कहा जी। कि इल्म जो है वो हमेशा मादरी ज़ुबान अपनी ज़ुबान में प्रोड्यूस होगा। हम जब सोच हुँ। रहे हैं, हमारे अंदर एक आवाज़ हमेशा हमसे बात करती है। वो क्या है? वो हमारी मादरी ज़ुबान में हमसे बात कर रही है। हुँ। हम सोते जागते हमेशा वो एक इंसान है हमारे अंदर बैठा हुआ, जो हर वक्त हमसे बात करता है और हमारे साथ हमारी मादरी ज़ुबान में बात कर रहा है। और हम जो भी बाहर से लेके आ रहे हैं, हम उसकी ज़ुबान में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जी। और फिर हम किसी और ज़ुबान में उसको तर्जुमा करके ट्रांसलेट करके दूसरों को बताएं, तो वो अलग बात है। जी। तो हमें ये डबल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अपने इल्म के इज़हार के लिए। तो क्यों नहीं हम अपने इल्म के इज़हार के लिए अपनी ज़ुबान का सहारा लें और दूसरों को उसकी अहमियत बताएं कि जी हमारी ज़ुबान में इतना इल्म है। देखें, आप पंजाबी ज़ुबान की फॉर मैं पंजाबी जी। स्पीकिंग हूँ, मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है। तो पंजाबी में क्या लिटरेचर कम है? बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए, इसमें बिल्कुल। शायरी है, जी। इसमें बाकी सारी चीज़ें जी। हैं। तो हमारा अब एटीट्यूड जो है ना, वो बदलने की ज़रूरत है हमारे बिल्कुल। माशरे में, ख़ास तौर हुँ। पे कि हमें अपना एटीट्यूड बदलना है। हाँ, हम दूसरी ज़ुबानें सीखें, सारी सीखें, नॉट ओनली इंग्लिश। हमें रशियन भी सीखनी है, हमें चाइनीज़ भी सीखनी है, हमें बाकी दुनिया की ज़ुबानें भी सीखनी है, अरेबिक भी, सारा कुछ सीखना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। हुँ। हमें अपनी ज़ुबान की कीमत चुका के दूसरी ज़ुबानों की, हाँ, हर ज़ुबान को जिस मकसद के लिए सीखना है, वो मकसद हमें पता होना चाहिए। जी। उसके मुताबिक हम उसको लेके आएँगे। सर आपने यहाँ पे बात की कि हमें लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए, चाहे वो चाइनीज़ होगी क्योंकि ये ज़रूरत है। जब हमने कहीं पे जाना है तजारत के तौर पर, वैसे भी हमारी कंट्रीज़ की दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, तो हमें ये सब लैंग्वेजेस आनी चाहिए और ये बहुत अहम है। लेकिन अपनी जो ज़ुबान है उसको ज़्यादा वैल्यू करना है, उसको ज़्यादा वैल्यू रखना है। तो इसके लिए आप एज़ अ टीचर
क्या एडवाइस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जिस पर अमल कर स्टूडेंट्स को ऐसे गाइड किया जाए कि वो अपनी ज़ुबान के साथ मोहब्बत करें, अपनी ज़ुबान के साथ लगाव ज़्यादा रखें और उसका एक अलग लेवल होना चाहिए? ये लिसानियात के तालिब इल्म की हैसियत से जी। मैं तो अक्सर ये स्टूडेंट्स से यही बात करता हूँ। और दूसरा मेरा तर्जमे के साथ जो कि तल्लक है, जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक आइडिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको समझना है जी। तो वो किस तरह से उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हम्म, उसके लिए एक नज़रिया है कि आप उस आइडिया को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दें। आप देखें कि जब कोई मजहबी हवाले से अगर हम बात कर लें, जी। तो एक फॉर एग्जांपल अरबिक ज़बान में अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट ठीक आता है। है, तो अगर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसकी इंटरप्रिटेशन आती है, तो हमें उसकी एक चीज़ की मुख्तलिफ हकीकतें जो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाती हैं और हम फिर एक बड़ी हकीकत का अदराक करने के काबिल हो जाते हैं। तो यही तरीकाकार होना चाहिए कि हमने अगर किसी चीज़ की हकीकत के करीब तक पहुँचना है, तो हमें सिर्फ एक ज़बान के सहारे से नहीं, उसको मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर अगर हम उसको देखेंगे तो उसके मुख्तलिफ रंग हमें नज़र आएंगे और वही वो जो डाइवर्सिटी है वो हमें जो है ना वो देखनी। चूँकि डाइवर्सिटी तो पूरी दुनिया में मौजूद है, तो ज़बानों की डाइवर्सिटी को ख़त्म करना कोई एक शऊर वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल। तो हमें जो है ना वो उसके मीनिंग को अगर हमने फुली अंडरस्टैंड करना है, देन वी शुड गो फॉर दैट। हमें जो है ना उसकी मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसको देखना चाहिए कि कोई चीज़ दूसरी लैंग्वेज में जाकर उसके मीनिंग किस तरह से बने हैं, और वो क्योंकि हर ज़ुबान जो है वो अपने अंदर एक अपना पूरा कंसेप्ट ऑफ रियलिटी रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जी। द लैंग्वेज इज यूज्ड टू कंसेप्चुअलाइज द वर्ल्ड। जी। तसव्वुर हमारे जहन में जो बनते हैं वो ज़ुबान के थ्रू बनते हैं। तो हर ज़ुबान अपने अंदर एक कायनात की तरफ एक तसव्वुर रखती है। बिल्कुल। जब एक ज़ुबान की डेथ हो जाती है, इसका मतलब है कि एक हकीकत को हमने मार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर हम बात ये भी है, आपने बताया कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को है वो गाइड कर सकते हैं, ज़ुबान की अहमियत को किस तरह से उजागर कर सकते हैं। अदबी नशिस्तें हुआ करती थी और उन अदबी नशिस्तों की वजह से जो आवाम है उनका अदब के साथ बहुत लगाव था, अपनी ज़ुबान के साथ बहुत लगाव था। लेकिन अब वो उस तरह से नौजवान नस्ल जो है ज़ुबान के साथ ताल्लुक़ नहीं बना पा रही, ज़ुबान की अहमियत को नहीं समझ पा रही, ज़ुबान के साथ लगाव नहीं बना पा रही। तो आपको क्या लगता है कि इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि अदबी नशिस्तें जो हैं वो कम हो गई नहीं हैं, तो इसको कैसे अब किया जाए? ख़ास तौर पर आज के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर स्टूडेंट को हम इस तरह लाकर बिठा भी नहीं सकते। तो इस हवाले से क्या करना चाहिए हमें? हाँ, ये हमारी ये एक अलमनाक सिचुएशन बिल्कुल। आपने बताई है। अगर हम देखें हमारी सिचुएशन में, तो अब जो लिटरेचर, जो अदबी नशिस्तों के नतीजे में जो लोग पैदा होते थे, वो अब तकरीबन नापैद हो चुके हैं। ऐसे ही है। अब चंद एक नाम ही बाकी होंगे, बाकी जी। उर्दू में बड़ी राइटिंग कोई यूनिवर्सल लेवल पे कोई देखने में नहीं आ रही। हुँ। तो इसकी रीज़न यही है कि वो जो एक सेटअप था वो अब ख़त्म हुआ। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। हुँ। मोस्टली तो मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही कहूँगा, क्योंकि जी। अदबी नशिस्त के लिए इकोनॉमिक जो है ना वो इन्वॉल्व भी होती है, और जी। उसकी अगर कोई बंदा सेटिस्फाई हो इकोनॉमिकली तो ही वो टाइम अपना वहाँ पे ठीक देगा। है। तो दूसरा, हमारी जो स्कूलिंग है उस हवाले से भी हमने इस हवाले से भी काम करना है हुँ। कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस तरह से हम अपनी मादरी ज़बान को, अगर हमने इसके अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस करना है, तो क्या हम लिखने के काबिल हैं अपनी ज़बान के अंदर वो लिटरेचर? हुँ। क्योंकि सोच तो हमें आ रही है, हम अभी को रोबोट तो नहीं बने, हम बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जी। हम रोबोट तो नहीं है, जी। सोच तो हमारी है। जी। लेकिन हम सोचना ये है कि उस सोच को हमने लेके कैसे आना है, उसका इज़हार कैसे करना है, हुँ। बोलते हुए इज़हार कैसे करना है, उसके स्ट्रक्चर्स कौन से रखने हैं। अगर हमने अपनी ज़बान में कोई चीज़ लिखनी है, प्रोज़ में लिखनी है या पोएट्री में लिखनी है, तो कम से कम उसकी जो बेसिक्स हैं जी। वो तो स्कूल जो एक चाइल्ड जब वो ट्रेनिंग के अंदर है, तो वहाँ से उसकी जो दिलचस्पी है वहाँ से पैदा होनी है। बाकी यूनिवर्सिटी तक आते-आते तो उसने जो वहाँ पे जो चीज़ें लेके आएगा, तो वहाँ पे उनको रिफ़ाइन करके ख़ास शोबे में जाना है। यूनिवर्सिटीज़ में तो उसने कोई रास्ता इख्तियार करना है जिसमें वो जी। प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, लेकिन उससे पीछे उसकी जो नेचर बन चुकी है, क्या वो पढ़ने का आदी है, ओके, ये ये भी। वो सारी चीज़ें हैं जो हमें जिसके ऊपर काम करना है। सर आपने बेसिकली ये कहा है कि हमें स्कूल लेवल पे जो है इस तरह करना चाहिए, स्कूल लेवल से लिटरेचर को अपना पढ़ाना चाहिए, ताकि जब वो यूनिवर्सिटी में एंटर हुए तो वो उससे अदब से वाबस्ता हों और इंटरेस्ट उनका क्रिएट बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट होना हो। फिर स्कूल लेवल पे ऐसे कौन से इकदामात किए जाएँ? आपने फाइनेंशियल के हवाले से भी बात की, इकोनॉमिक के हवाले से भी बात की है। तो फिर इसमें एक आम आदमी या फिर एक आम टीचर अगर हम कह लेंगे, एक स्कूल की इंतज़ामिया क्या किरदार अदा कर सकती है? चाहिए। यस, टीचर का तो बहुत ज़्यादा रोल होगा, जी। इसमें तो कोई शक नहीं है।
इकोनॉमिक ना भी हो, जी उस्ताद अगर चाहे जी तो वो एग्जैक्टली इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर डेवलप सकता करवा है, जी और ये उसकी ज़िम्मेदारी भी है। और उसके लिए भी ज़रूरी है अगेन कि उस्ताद ज़हनी तौर पे इकोनॉमिकली आज़ाद हो थोड़ा सा। हम्म तो ये भी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमने अब देखना कि ये करना कैसे, हमने करना हम्म है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल नहीं। हमने ये इंटरेस्ट क्रिएट करना है स्टूडेंट्स में, क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लेके जाना है उनको। अब देखें, जब से ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज हुआ है, जी तब से मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 7-8 साल से कि जो MCQs वगैरह के थ्रू मार्क्स तो काफ़ी आ जाते हैं बच्चों, लेकिन उनके लिए वो लिखना बड़ा मुश्किल है। अगर हम उनको जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनसे सेंटेंसेस बन ही नहीं पाते। तो इसके हवाले से भी सोचना है कि वो सब्जेक्टिविटी, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक बच्चे ने लिखनी होती है, एक स्टूडेंट ने लिखनी होती है, वो आज हमें नज़र नहीं आ रही। तो लिखने में जो कमी आ रही है वो ये एक फैक्टर है मेरी नज़र में। तो ठीक है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये मुझे तो ये मेन लगा एज ए टीचर कि वो जो लिखने वाले स्टूडेंट्स थे वो नापैद होते जा रहे हैं। सर फैक्टर की बात का आपने कर ली, लेकिन अब इसको फिल आउट कैसे किया जाए? अगेन क्रिएटिव राइटिंग को इंट्रोड्यूस कराया जाए स्कूल ठीक लेवल है पे। बच्चे की लिखने की आदत जो है ठीक वो है उसको जो है वो ज़्यादा की है। एग्जामिनेशन सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए कि हम्म वो बच्चे थोड़ा बहुत तो चलो लिखने के काबिल हो ना, वो सही चीज़ें है जो है वो आगे जाके हमारे पास आके अगर वो एप्लीकेशंस भी नहीं लिख पाएंगे या कोई ऐसे राइटिंग के काबिल नहीं है BS लेवल पे जाके देखें स्टूडेंट्स को, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगे इन चीज़ों के। जी तो रूट जो है ना वो स्कूल स्ट्रांग होगी, लेवल है तो फिर आगे चलेंगे। ये ठीक बात है हमारी मादरी ज़बानों से निकल के अब दूसरी तरफ आ उस गई। एजुकेशन की तरफ आ गया। तो हम दोबारा आ जाते हैं मादरी ज़ुबान की तरफ। हमने ये चीज़ भी देखी है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान को बहुत वैल्यू करते हैं। हम चाइना की एग्जांपल ले लें। चाइना एक बहुत सक्सेसफुल कंट्री भी है, लेकिन उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान को भी साथ रखा हुआ है। पाकिस्तान में ये फैक्टर हमें नज़र नहीं आता, और पाकिस्तान में फिर तरक्की की अगर हम बात कर लें वो फिर टॉपिक किसी और तरफ निकल जाएगा। जी तो ये क्या फैक्टर है कि ये भी एक एग्जाम्पल है कि अपनी मादरी ज़ुबान के साथ भी हम लोग तरक्की की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा सवाल भी है और इसका जवाब भी मौजूद है दुनिया में। अगर आप देखें तो सिवाय जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जी उनमें ये वाला प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में है। बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ देख लें, हर कंट्री ने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया। जी चाइना ने तरक्की की है, चाइनीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। फ्रेंच को देख लें, ओके, कोई भी कंट्री जो है, जापान देख लें, जर्मन देख लें, सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबान को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये आप अपनी शनाख्त को बरकरार रख ही नहीं सकते। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे आप एक पतंग उड़ा रहे हैं जी और आप डोर के साथ मुंसलिक नहीं हैं, जी तो वो पतंग ज़्यादा देर हवा में नहीं रहेगा, जी वो ज़्यादा देर तक फ़्लाइट्स नहीं ले सकेगा। वो उसने मरकज़ के साथ कायम रहना है, तो वो जाएगा। अब वो तरक्की भी कोई तरक्की होगी कि इंसान जो है उसकी शक्ल ही बदल जाए। आप अपनी आइडेंटिटी को ही खो दें और आप कहें कि हम तरक्की याफ्ता हैं, तो ये मुमकिन भी नहीं है और ऐसे तरक्की होती भी नहीं है। तो हमें अपनी शनाख्त को, अपना आप को दिखा के दूसरों को पता हो कि ये बंदा कौन है, शनाख्त होगी तो वो उसके हिसाब से आपसे इल्म भी लेगा और आपको इल्म जो है वो इम्पार्ट भी अपनी होगा। शनाख्त को बरकरार रखना है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा अपना रोल अदा करना है? हुकूमती लेवल पर अगर हम बात कर लें, क्या हुकूमत को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो वहाँ से एजुकेट करे आवाम को कि किस तरह से आप अपनी ज़ुबान के साथ जो है अपनी ज़ुबान को वैल्यू दें, वहाँ से ये प्रोसीजर स्टार्ट होना चाहिए? देखिए, हुकूमत के ज़िम्मे सारे काम नहीं है, कुछ हमने भी करने हैं। सही है हम असातिज़ा की भी ये जी ज़िम्मेदारी बिल्कुल है। ऐसे ही है हमने भी ये अपना रोल जो है वो जी माशरे में जो है वो प्ले करना है। बाकी पॉलिसीज़ की हद तक हुकूमत के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको वो भी परफ़ॉर्म करनी चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो इस हवाले से जो है ना वो ठीक है। पूरी करनी है। आपने ज़िम्मेदारी की बात की, तो अपनी ज़िम्मेदारी एज़ अ सिटीज़न हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अब हम क्या करें? एक आम शहरी है जो इतना एजुकेटेड भी नहीं है, तो वो क्या अपना रोल अदा कर सकता है इस हवाले से? वो शहरी अपने शोबे में ईमानदारी से काम करे, उसके लिए यही है। और वो अगर वो ईमानदार होगा तो वो अपनी ज़ुबान के साथ भी ईमानदार होगा, वो अपनी मादरी ज़ुबान के साथ भी ईमानदार होगा। ठीक है? जो सच बोलने का अपनी ज़ुबान में मज़ा है, वो शायद दूसरे की ज़ुबान में इतना मज़ा नहीं आता सच बोलने का। इंसान का जो आपने कहा कि इमोशंस, जी जो हमारी इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारी मादरी ज़ुबान से ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस होते हैं। दूसरे की ज़ुबान से हम अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही तौर पे, उनका उतना वो इंटेंसिटी नहीं रहती, वो बदल जाती हैं चीज़ें। तो ये ज़िम्मेदारी तो है कि हम अपने साथ मुखलिस हो जाएँ, अपनी ज़ुबान के साथ मुखलिस हो जाएँ। तो हम जब हमारी शनाख्त होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सही सबसे पहले हमने खुद की शनाख्त कायम करनी है, वो ऑटोमेटिकली फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो आती जाएँगी रास्ते में। सही है।
खुद की शनाख्त कायम करनी है, अपनी ज़ुबान को वैल्यू देनी है, अपनी ज़ुबान की अहमियत को समझना है। एज ए सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं? एज ए सिटीज़न हम ये कर सकते हैं कि अपनी ज़ुबान के साथ जो है हमें ईमानदारी करनी है। ये तो हो गए फैक्टर्स जो एक आम शहरी के तौर पर जो है वो करना ईमानदारी है। का मैंने ज़रिया बता दिया कि जी, उसके अंदर लिटरेचर को लेके आएँ, जी, उसके अंदर दूसरे उलूम को लेके आएँ, जी। ताकि वो एनरिच हो और लोग आपसे इल्म लेना चाहें फिर उसके बाद। हम्म। तो सर ये तो होगी सारी बात, लेकिन एट द एंड आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें बहुत काम होने की ज़रूरत है? यहाँ पर बहुत जो है उर्दू से हम बहुत दूर हो गए हैं, अपनी मादरी ज़ुबान से हम बहुत दूर हो गए हैं। ऐसे कौन से आपको एरियाज़ लगते हैं कि जहाँ पर वाकई में बहुत काम करने की ज़रूरत है? अगर यहाँ पर काम नहीं हुआ तो फिर हम जो है हमारी ज़ुबान जो है वो तबाही की तरफ जा सकती है। जी, इसमें देखें कि ज़ुबान की एक फ़र्द के लिए अहमियत, हम्म। उसके मुआशरे के लिए अहमियत और उसकी स्टेट के लिए अहमियत। ठीक है। हमने इन 3 लेवल्स पे ही काम करना है। हम्म। फ़र्द को फ़र्द को शनाख्त देनी है, उसको आज़ाद करना है हम्म। उसकी ज़ुबान देकर। फ़र्द के लेवल पे ये काम ठीक है। होना है, ठीक है? मुआशरे की शनाख्त जो है, वो भी उसमें भी काम करना है हमने। एक ठीक है। मुआशरे को मुआशरा बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स हैं वो सोशल साइंसेज़ वाले हम्म। मेरे से ज़्यादा जो हैं हमारे आईआर और जी। दूसरे हैं वो ज़्यादा इसके ऊपर अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं कि वो किस तरह से एक मुआशरे को कायम करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो हमने उनको भी लेके आना है। ठीक है। उसमें बहुत सारे एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, हम अपनी हिस्ट्री को सही तौर पे जो है ना वो अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करना, ये बहुत सारी और चीज़ें हैं। ठीक है। फिर स्टेट लेवल पे भी हमने देखना है कि बाहर हमारे जो रिलेशंस हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जी। उनको भी जब हमने कायम करना है तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी, बिल्कुल। और वो शनाख्त अपनी हमने बरकरार रखनी खुद है। देनी है। हुँ, वो अगेन वही जब निचली सतह से लिटरेचर प्रोड्यूस होके जाएगा, उसकी हुँ, शनाख्त ऑटोमेटिकली वो अचीव कर लेंगे। अब उर्दू ज़ुबान जो है उसको फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे कुछ जी, लोग जो है ऐसे अगर ही बोलते हैं, तो वो उसको देखो हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है, जी, तो वो नेशनल लैंग्वेज का टॉपिक फिर एक अलग से एक अलग ब्रॉडर नीचे टॉपिक बन बन जाएगा। जाएगा। हुँ। तो बेहतर है कि हम मादरी ज़ुबान पे ही रहें दोबारा इस मादरी ज़ुबान पे ही आ जाते हैं। या तो मादरी ज़ुबान के बारे में हमने बात कर ली है कि उसकी क्या फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स पे काम होने हैं, कौन-सी जगह है जिनको फिल आउट अभी करने की ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ पर लैक कर रहा है हमारा इंटरेस्ट, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल का। ये सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बना रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करके हमारी जो कनेक्शन है अपनी ज़ुबान के साथ, वो डेवलप हो, ताकि जो आगे फ्यूचर कह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे हो सकता है कि एक वक्त आएगा कि जब ये ज़ुबान जो है हमारी मादरी ज़ुबान, पाकिस्तान 28वें नंबर पर है कि जहाँ पर ज़ुबानों को खतरा लाहक है। तो यस। फिर ये कैसे किया जाए कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि इसको हम महफूज कर सकें या इसमें ये तरक्की कर सकें अच्छे तरीके से? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारा इसमें फ्यूचर जी, जो है वो पनहा है, जी। और ये एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके ऊपर काम होना हर सूरत ज़रूरी है। हुँ, इसका एक ही तरीका जो मैं, क्योंकि मैं उलूम तर्जुमा से हूँ, तो मैं जी, ये एक ही तरीका बताऊँगा कि एक तो लिटरेचर, हर लैंग्वेज का थोड़ा बहुत लिटरेचर तो मौजूद है ना। जी, अब इसकी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। जी, अब उर्दू में हमें अगर देखा जाए उर्दू लिटरेचर, तो सिवाय पंजाबी के जो ऑथर्स हैं, हुँ, जो उर्दू में लिखते गए हैं, जी, हमें पंजाबी कल्चर नज़र आता है उर्दू के अंदर। जी। बाकी प्रोविंसेस का कल्चर उस तरह से या किसी और लैंग्वेज का हुँ, कल्चर हमें उस तरह से उर्दू के अंदर भी उस तरह से नज़र नहीं नज़र नहीं आता। आता। एक तो जी, हमें ट्रांसलेट करना है उर्दू में वो सारे कल्चर्स को, ओके, उनकी ज़ुबानों को उर्दू में लेके आएँ, ओके। ताकि हुँ, उनके कल्चर की डिपिक्शन भी उर्दू के थ्रू, चूँकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है ना, तो हुँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? फिर उन लैंग्वेजेज़ को जब वो उर्दू में आएँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि जो पश्तो बोलने वाले हैं वो कैसे सोचते हैं। हुँ, उनकी सोच का मुझे मैं तो पश्तो नहीं बोलता, मुझे तो नहीं समझ आएगी, या मैं बलोची नहीं बोलता, मुझे नहीं समझ आती। मुझे बलोच कल्चर का, पश्तून कल्चर का, सिंधी कल्चर का या बाकी कल्चर जो पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करती हैं, उनका कैसे पता चलेगा? हुँ, जब वो मेरी ज़ुबान में आ जाएँगी जिसको मैं समझता हूँ। जी, तो जब वो ट्रांसलेट होंगी ऑटोमेटिकली मैं उनकी चीज़ों को जानूँगा, मैं उनकी सोच को समझूँगा, हुँ, मैं उनको पहचान लूँगा, फिर मैं उनको ओन भी करूँगा। तो हुँ। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि ये जितना हम लेट कर रहे हैं, उतना हम पीछे जा रहे हैं। सर आपने ये एक तो फैक्टर बताया कि हमें सारा जो कल्चर है वो हमारा पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, बलोची हो गया, क्योंकि हम उनकी ज़ुबान को नहीं समझ सकते, उसको ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन से फैक्टर्स जो हैं इसमें ऐड होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो है वो खतरात पैदा हो सकते हैं? अब वो हाँ, ये एक तो ये है कि मैंने नेशनल लेवल पे बात जी, कर दी। ठीक दूसरा है। ये है कि ये जो ज़ुबान बोलने वाले हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुँ, वो, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि वो भी तो थोड़ी-सी हरकत में आएँ ना, कि वो देखें कि उनकी आइडेंटिटी क्यों ख़त्म हो रही है। वो दूसरों को की नकल क्यों करें? हुँ,
दूसरों की नकल किन शोबों में करनी है, उन्होंने किन से सीखना है, ठीक है, अपनी नॉट, मैंने पहले भी कहा कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, तो उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये एक ऑथर का काम नहीं है या एक बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी का काम नहीं है, क्योंकि ये एक पूरा सोशल है, सोशल फिनोमिना है, तो हर इंडिविजुअल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी ज़ुबान के ज़िम्मेदार हैं जो बोल रहे हैं, हमने इसको प्रमोट करना है। कोई बाहर से, मैंने पहले भी कहा कि बाहर से आके तो नहीं प्रमोट करेगा कोई भी। सर आपने बात की बाहर से आके किसी ने प्रमोट नहीं करना, लेकिन हमें एक एहसास कमतरी भी पाया जाता है अपनी मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल में। तो ये आप किस तरह लगते हैं कि इस एहसास कमतरी को फिर कैसे वो निकाला क्यों जाए? पाया जाता है, हमने पहले तो ये रूट आउट देखना करना है जी कि उसकी वजूहात क्या हैं, जी क्या हम इसको डेरोगेटरी क्यों क्यों कंसिडर करते हैं अपनी मादरी ज़ुबान को, इसके ऊपर ये स्टिग्मा क्यों है, जी क्या हमारा माइंड अभी इन्फ्लुएंस्ड है उस कॉलोनाइजर्स के माइंड से, हम वो इन्फ्लुएंस लिए हुए हैं, तो हमें फिर उससे आज़ादी लेनी है। वो अगेन मैं रिपीट करूँगा कि हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। यस, हमने देखना है कि हम्म, इसमें हमने जो चीज़ें हैं वो कैसे लेके आनी, ज़ुबान को एनरिच करना है, वो मैंने बता दिया कि वो लिटरेचर के थ्रू करें या वो साइंसेस का नॉलेज जो है वो अपने इसमें ट्रांसफ़र करें। अब ये कहना कि जी इस ज़ुबान में साइंस का इल्म नहीं आ सकता, ये भी गलत है। कोई भी ज़ुबान ऐसी नहीं है कि उसके अंदर एबिलिटी ना हो कि वो इल्म को ना समा सके। बात यह है कि उसके ऊपर जो उसको बोलने वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं आपके साथ उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे अंग्रेजी के लफ्ज़ भी बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उर्दू नहीं बोल रहा। जी तो ये तो एक लैंग्वेज की एक खूबी है कि वो दूसरी ज़बानों से चीज़ें ले भी रही है। जी अगर मैं इसमें रशियन के वर्ड भी बोलूँ, चाइनीज़ के भी बोलना शुरू कर दूँ, उर्दू में बोलूँ और बाकी ज़बानों के लफ्ज़ भी बोलना शुरू कर दूँ, तो ये उर्दू रिच होगा ना, वीक तो नहीं होगा। तो एनरिचमेंट ऐसे, और वैसे भी लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ लिविंग फिनोमिना, ये स्टैग्नेंट नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि ज़ुबान जो है वो बस जो 16वीं सदी में बोली जाती थी वही उर्दू आज भी बोली जाए, या जो 17वीं सदी में बोली जाए, ऐसे नहीं होगा। लैंग्वेज में एडिशंस और डिलीशंस का सिलसिला जारी रहता है। ये सर आपने बात की कि एडिशन और डिलीशन का सिलसिला जो है हाँ। वो जारी रहता है जब तक किसी चीज़ में हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंजिंग के साथ चेंज ही आपको ऑटोमेटिकली होगी, जब उसका इंटरेक्शन होगा बाकी ज़बानों जी। के साथ, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंज आएगी, वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगी। तो क्या लगता है कि ये भी एक फैक्टर है कि हम चेंज नहीं कर पा रहे चीज़ों को, शायद इसी वजह से वो पुरानी पकड़ कर रखी हुई है हमने, और वो इसलिए हमारी हम जो क्यों है नहीं चेंज कर पा रहे? क्योंकि हमने इसके अंदर इल्म को मुंतकिल नहीं किया। एग्जैक्टली और हम लोग बात ये भी वहीं पे हैं आ जाती है फिर एग्जैक्टली दोबारा से। कि एहसास कमतरी का शिकार हैं, उसको उस तरह से हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यस। फिर उसमें चेंजिंग भी नहीं कर पा रहे। ऑटोमेटिकली वो एक, यानी कि ज़ुबान को एक इंसान के साथ अगर तशबीह दी जाए, जैसे इंसान है वो अपने अरूज को जाता है, फिर तो ऐसे ही ज़ुबानें भी जो है ना वो अपनी ग्रोथ करती हैं, ग्रो करती हैं इनिशियल स्टेज पे, फिर अरूज पे जाती हैं, अरूज पे जाके मैक्सिमम लिटरेचर उनके अंदर होता है। तो फिर अगर उनके ऊपर उसको मेंटेन कर लें तो वो अरूज पे रहेंगी, अदरवाइज़ अगर वो उसको मेंटेन ना रख सकें, क्रिएटिविटी उसमें ख़त्म हो जाए, तो फिर दोबारा सवाल। आपने देखा बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो मदूम हो गई दुनिया से। बिल्कुल उनकी ऐसे। रीज़न क्या थी कि उसमें कंट्रीब्यूट नहीं हो सका, जी। लोगों ने उसके अंदर उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दी जिसकी वजह से। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान में हम देखें तो पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी ज़ुबानें हैं जो कि मादूम हो चुकी हैं। यस, तो उसके पीछे क्या फैक्टर है? क्या उसके पीछे ये फैक्टर भी है कि हम हमारा जो सिलेबस हो गया स्कूल लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, एक ज़ुबान में है, उर्दू में है, तो वो वाली बात कि उसको लिटरेचर को हमें मुख्तलिफ ज़ुबानों में करना चाहिए ताकि जो है हमारा एक दूसरे के लिटरेचर को समझ सकें और फिर ज़ुबान में जो है हमारी तरक्की हो सकेगी। बिल्कुल। सो इसको आप किस तरह इससे नेशनल यूनिटी जो है वो भी एक जो है ना वो हमारे सामने आएगी, जब जी यानी कि मुझे अपने लोगों का अगर उनके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि उनकी सोच क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो रहते कैसे हैं, तो मैं कैसे ओन कर सकता हूँ? मेरे लिए तो डिफ़िकल्टी होगी ना। तो उसी सूरत मुमकिन है कि मुझे उनके बारे में जानना है, और उसका सोर्स जो है वो लैंग्वेज है, और वो उनकी उनकी सोच कहाँ से आएगी? उनकी मादरी ज़ुबान से मेरी लैंग्वेज में आएगी, तो उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है? और जो मादरी ज़ुबान वाले हैं उनको चाहिए कि जो एक बड़ी ज़ुबान है उससे नॉलेज को अपनी ज़ुबान में लेके, ताकि उसका भी जो है ना वो उसमें मज़ीद डेवलपमेंट हो और वो आगे उसको उसकी शनाख्त बना सकें। मैं एक इसमें बात करूँगा कि लिटरेचर कैसे प्रोड्यूस होता है लैंग्वेज के अंदर। ये नहीं है कि लैंग्वेज अभी पैदा हुई और उसमें लिटरेचर प्रोड्यूस होना शुरू होगा, ऐसे नहीं है, सदियाँ लगती हैं। उसमें ये होता है कि पहले इल्म जो है बाहर की दुनिया से, दूसरी ज़ुबानों से उस ज़ुबान के अंदर आता है, ठीक है। वो ट्रांसलेशंस के थ्रू। इसकी एग्जांपल देख लें कि अरब कंट्रीज़ ने सबसे पहले, जो अरब ममालिक जो जब साइंस की पीक पे थे, तो इन्होंने यूनानी इल्म को, ग्रीक को तर्जमा किया। ठीक है। इनकी लाइब्रेरियाँ बड़ी-बड़ी थीं और ये साइंस के अरूज पे थे, तरक्की के अरूज पे थे। फिर क्या हुआ, जब इनसे ये इल्म छीना गया, यूरोप में गया,
तो वो जो सारे का सारा यूनानी इल्म अरबी में था, अरबी से ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आया। तो बेसिकली अब देखें कि किस तरह से वो ट्रांसफ़र है। तो वो जब एनरिच हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली डिफरेंट थेरीज भी आप अपनी ज़ुबान में देना शुरू कर देते हैं। पहले आप दूसरों की थेरीज को लेके अपनी ज़ुबान को एनरिच करते हैं, दूसरों के नज़रियात को लेके एनरिच करते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि वहाँ पे वो इतनी एनरिचमेंट हो चुकी होती है कि उस ज़ुबान में फिर नज़रियात आने शुरू हो जाते हैं। अब ये कहना कि मेरी ज़ुबान में कैपेसिटी नहीं है नज़रियात देने की, तो ये कोई एक ठीक बात नहीं होगी। उस ज़ुबान में कैपेसिटी को प्रोड्यूस करना है बाई टेकिंग फ्राम अदर लैंग्वेजेस एज वेल। वो एक ही मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास वो सोर्स है, उसका मैंने टूल बता दिया कि वो ट्रांसलेशन है, वो तर्जुमा है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। फिर आपने बता दिया कि कैपेसिटी को प्रोड्यूस करना है थ्रू ट्रांसलेशन, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसको अपना रोल जो है सबसे पहले अदा करना चाहिए, कि कौन आगे आए इस चीज़ को लेकर कि हम पहले ये काम करें और फिर ताकि हमारा जो है वो फ्यूचर सेट रहे? हर ज़ुबान के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, हर ज़ुबान में जो है ना हर तबका मौजूद होता है जी। तो अब ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एजुकेटेड हैं उनको उनकी ज़िम्मे है ये काम कि वो अपनी ज़ुबान के लिए क्या काम कर रहे हैं। मसलन मैं मीडिया की एग्जांपल देता हूँ। हम आप कह रहे हैं कि इंग्लिश को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब मीडिया में देखें कि इंग्लिश के कितने चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर और कितने कामयाब हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ना होने के बराबर। सारे के सारे उर्दू लैंग्वेज है यहाँ। तो अब ये प्रूफ है कि उर्दू लैंग्वेज में आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों ने प्रायोरिटी ही इसको दी हुई है क्योंकि एक आम आदमी जो है वो एक आम आदमी की समझ में चीज़ आती है। तो वो क्यों आती है, हमने उसके ऊपर मीडिया ने खास तौर पे, तो अब मीडिया की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लैंग्वेजेस के हवाले से ये सर आपने बहुत वो अच्छा लेके आए पॉइंट चीज़ें। उठाया है कि मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें कि वो आगे आए और अपनी जुबान को जो वैल्यू सिर्फ कल्चर दिखाना बड़ी बात नहीं है, उन लैंग्वेजेस का जो है ना वो भी प्रमोट करना है कि कोई इस तरह के हर सूबे की चैनल्स मौजूद हैं। तो हर चैनल के मेरे ख्याल में वो बन चुके हैं हर लैंग्वेज के अंदर। सराइकी चैनल भी है और इस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो वो काम तो हो भी रहा है और हमें मज़ीद इसके ऊपर करना भी है। ठीक है सर, मीडिया की बात की तो मीडिया में और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक ड्रामाज हो गए, मूवीज हो गए, उनमें हम लोग कैसे इसको लेकर आ सकते हैं, उसमें उनमें हम उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? अगेन जब लिटरेचर लिखा जाएगा, अब ड्रामा किस चीज़ पे बनेगा? जुबान का इस्तेमाल जुबान जब कन्वर्ट होगी, जब जुबान अपने अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस करेगी, उस लिटरेचर कोई नॉवल होगा उसके ऊपर वो उसको लेके आएंगे ना फिल्म की शक्ल में, या कोई ड्रामा जो प्ले लिखा जाएगा वही आएगा ना ड्रामा की सूरत में। तो वो पहले ग्रास रूट लेवल पे वो प्रोडक्शन होनी है, तो फिर मीडिया ने उसकी डिपिक्शन करनी है। तो मेरे ख्याल में यानी कि फॉक टेल से लेकर जितना भी आगे हम देखें तो कुछ ना कुछ होता है हर ज़ुबान में जिसकी बेस पे हमने आगे चलना होता है। तो वो मौजूदा ज़ुबान वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई वो फॉक टेल्स तो होंगी ना, लिटरेचर फॉक टेल्स की सूरत में हर ज़ुबान का है ना, उसी को लेके आ जाएं, उसी को बताएं। फॉक टेल्स में वो विजडम हमें नज़र आ जाती है कि ये लोग किस तरह से जो है ना वो इनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ नोइंग अदर पीपल कि उस लैंग्वेज की ज़ुबान के लोग जो हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन इसमें मीडिया भी अपना जो है वो किरदार अदा कर सकता है। हर शोबे ने हर शोबा किरदार अदा करेगा तभी हम इसकी बेहतरी की तरफ जाएंगे, तभी सबको आइडिया होगा कि लाइक कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की। क्योंकि अपनी जब पहचान खो जाती है, वो कहती है ना कवा चला हंस की चाल, वो अपनी चाल भूल गया। तो ये वो वाला सीन ना हो जाए कि हम किसी को फॉलो करते करते जो अपनी मादरी जुबान है उसी को भूले में। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने कहा ना कि जब हम ऐसी तरक्की की तरफ चल पड़ेंगे जिसमें हमारी शक्लें बदल जाएं, हम इंसानी शक्ल में रहें ना, तो वो तरक्की नहीं होगी। तो वो तरक्की जिसमें हमारी अपनी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाए तो वो तरक्की नहीं होगी। हम तो फिर वो हमने अपने आप को क्या कर लिया, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज कर लिया। वक्ती तौर पे हम कैमोफ्लेज रहेंगे, उसके बाद हमारी हकीकत वाज़ेह होगी तो लोग वो हम अगेन अपनी उसी प्लेस पे आ जाएंगे। और ये हमारे साथ ऐसे ही, आप अपनी हिस्ट्री को देखें तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। फिर आपने हिस्ट्री की भी यहाँ पे बात की है, तो थ्रू हिस्ट्री हम कितना मोटिवेट कर सकते हैं न्यू जनरेशन को कि किस तरह से उर्दू की क्या वैल्यू हुआ करती थी जो आजकल हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो किस तरह से न्यू जनरेशन को हम इस हवाले से मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं अपनी मादरी ज़ुबान से? हाँ, ये सवाल तो ये को हिस्ट्री का उस्ताद अगर आप उससे पूछें तो वो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन इतना मुझे पता है या कि जो कौमें अपनी तारीख से वाबस्ता नहीं रहती वो ज़्यादा देर चल नहीं पाती। तो
हमें अपनी तारीख को उसके ट्रू सेंस में देखना है, उसकी हकीकत को देखना है। हमने सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। सर, आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सब के लिए कि अपनी मादरी ज़ुबान के साथ किस तरह आपने लगाव रखना है और वो क्यों ज़रूरी है और उसके फैक्टर्स आपको क्या लगते हैं क्या होने चाहिए? जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि अपनी मादरी ज़ुबान को अहमियत दें। अहमियत देने का एक ही ज़रिया है कि आप उसमें इल्म को प्रोड्यूस करें और ज़ुबान के ऊपर अपने फ़ख्र करें। यही मेरा आज का मैसेज होगा। ज़ुबान पर फ़ख्र करें और एहसास-ए कमतरी का एहसास-ए कमतरी का शिकार ना हो, अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखें। अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है जी, और एहसास-ए कमतरी का शिकार नहीं होना। अपनी जो ज़ुबान है उसको वैल्यू करना है और अपनी मादरी ज़ुबान की अहमियत को समझना है, क्योंकि फ्यूचर में क्या हालात पैदा होंगे वो सभी को अंदाज़ा है, क्या हालात पैदा हो सकते हैं वो भी सभी को अंदाज़ा है। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।